हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स, आज की यह रामगढ़ क्लास में हम देखेंगे अध्याय 4 को, जिसमें आपको फ्री नोट्स भी मिलेंगे और इसमें हम 2024 में जितने भी प्रश्न पूछेंगे उन सभी प्रश्नों कराएंगे। ये जो भी हम वीडियो लेक्चर करा रहे हैं ये यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में जो होने वाला है उसमें बहुत ज़्यादा आपका हेल्पफुल होगा और आप आसानी से 90 नंबर टारगेट कर लाएंगे। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम बात करते हैं आगे और इसमें स्टार्ट करते हैं अध्याय नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक को, जिसमें हम 2024 में पूछेंगे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी 3 वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करा दिए हैं, जिसमें 2024 में ही पूछे गए 2024 में ही पूछे गए सभी प्रश्नों को मैं कराया हूँ। जिसमें हमारा पहला टॉपिक था केमिकल रिएक्शन और उसी को हिंदी में बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं एंड इक्वेशन। ये हमारा पहला लेक्चर था। दूसरा लेक्चर हम लाए थे दूसरा लेक्चर था हमारा अम्ल क्षार लवण, जिसको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये हमारा सेकेंड लेक्चर था। और थर्ड लेक्चर भी हम बता दें आपको, वो भी करा दिए। थर्ड लेक्चर हम लाए थे। थर्ड लेक्चर में तीसरा हम टॉपिक बात किए थे मेटल धातु एवं नॉन मेटल्स और धातु, ये हम बात किए थे। तो ये अगर टॉपिक आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो यार देख लीजिए, क्योंकि आप चैप्टर नंबर 4 पर आ गए हैं और आपको ये 3 टॉपिक ही नहीं क्लियर रहेगा तो आपका एग्जाम अच्छा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उन्हीं 3 टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं 2024 में। इसमें से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि एमसीक्यू बहुत ज़्यादा हैं और लघु उत्तरीय प्रश्न कुछ पूछे गए हैं जो कि हम आपको बता देंगे। हम बात करेंगे, आगे चल लेंगे और बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। पहला हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है जो बहुविकल्पीय प्रश्न है। बहुविकल्पीय प्रश्न में सबसे पहला टॉपिक है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन कराने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करूंगा। कंसेप्ट ये क्लियर करना है कि डियर स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़े होंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं। मुझसे तो आप बेटर ही जानते होंगे, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ तो क्लासेस तो कभी कराया नहीं हूँ आपका। आप कोचिंग में स्कूल में कहीं ना कहीं पढ़े होंगे तो आप मुझसे बेटर जानते होंगे, जो कि हाइड्रोकार्बन के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। इसमें हमारा 2 टॉपिक होता है, यानी कि हाइड्रोकार्बन 2 टाइप का होता है। पहला जो होता है हमारा संतृप्त होता है, दूसरा जो होता है असंतृप्त होता है। ये 2 हमारा हाइड्रोकार्बन होता है। समझ में आ गया? इतना तो क्लियर हो गया। सर अब बात आती है कि ये आप क्यों बता रहे हैं, तो डियर स्टूडेंट्स अभी आपको क्लियर हो जाएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमें केवल एक टॉपिक पढ़ना है, असंतृप्त में हमें केवल 2 टॉपिक पढ़ना है। इसका डिफिनेशन ही डायरेक्ट आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन पहले वो समझ लीजिए कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक क्या पढ़ना है। तो एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमारा एक जो पढ़ना है वो है एल्केन। क्या पढ़ना है? एल्केन। एल्केन आपको समझ में आया? एल्केन तो पता चल गया। सर सामान्य इसका सूत्र अगर पूछेगा तो क्या कहेंगे? तो सूत्र होता है, मैं लिख दे रहा हूँ, CnH2n प्लस 2। अरे कह दो ना, प्लस 2। अरे कॉमेडी देखे होंगे यार। तो वही है, ये समझ में आया। अब यहाँ पर बात करेंगे कि इसका बंध। अगर आपको एक अल्केन नहीं समझ में आ रहा है तो बंध देख लीजिएगा। इसमें जो भी कार्बन कार्बन का मध्य बंध बनेगा वो सिंगल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड। ये क्लियर हुआ? नेक्स्ट असंतृप्त की तरफ चलते हैं। तो असंतृप्त में भी वही हाल है। यहाँ पर भी आप समझ जाएंगे। इसमें तो आप बिल्कुल भी समझ जाएंगे। इसमें थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट नहीं होने दूंगा, ये आपको थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा। असंतृप्त की बात करें तो असंतृप्त में भी हम इसमें 2 टॉपिक पढ़ते हैं। असंतृप्त में हम कितने पढ़ते हैं? 2। कौन कौन से? तो पहला हमारा टॉपिक होता है एल्कीन। पहला क्या होता है? एल्कीन। पहला हमारा एल्कीन होता है जिसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। बॉन्ड कितने होता है? तो डबल बॉन्ड होता है, ये याद रखिएगा। दूसरा हमारा टॉपिक होता है एल्काइन। क्या होता है? एल्काइन होता है। इसमें हमारा सूत्र बात करें तो CnH2n-2 ये होता है, याद रखिएगा। बॉन्ड कितने होता है? तो ट्रिपल बॉन्ड होता है, याद रखेंगे। इतना क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। अभी आपको बताया
तो यहाँ पर देखिए ये वाला अभी ये टॉपिक हम बताएं क्या है, ये एल्काइन है, ये क्या है, एल्कीन है, तो यही हमारा क्या है, एल्केन है। ये क्लियर हुआ, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। तो हम यहाँ टिक कर दे रहे हैं एल्केन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि मीथेन का संरचना सूत्र क्या होता है। मीथेन का संरचना सूत्र क्या होता है, तो इसे हम कैसे जानेंगे। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले एक चीज और याद रखिएगा, मैं एक चीज और आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि n बराबर होता है 1 2 3 डॉट 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 10 तक, याद रखिएगा। मैं 10 तक आपको बता दे रहा हूँ। C1, अगर आपको C1 है तो ये हमारा होता है मेथ, याद रखिएगा मेथ, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। C2 एथ, C3 प्रोप, C4 ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेक्स, C7 हेप्ट, C8 ऑक्ट, C9 नॉन, C10 डेक। क्लियर हुआ, ये याद रखिएगा। अब आपसे कहा जाए कि एल्केन का बनाइए, एल्केन मीथेन बनाना है, तो एल्केन में आपको लोग को एक और चीज बता दे रहे हैं, इसमें आपको एक अनुलग्न जोड़ना पड़ता है। अनुलग्न यहाँ पर याद रखिएगा क्या होता है, यहाँ पर अनुलग्न हमारा मिलता है एन, एन। अब हमसे पूछा गया है मेथेन, मेथेन बनाना है डियर स्टूडेंट्स। एल्केन का सामान्य सूत्र हम जानते हैं CnH2n+2, यही होता है। अगर हमको मेथेन बनाना है तो मेथेन का अभी आपको यहाँ पर ध्यान दीजिए, मेथेन अभी बताए हैं, मेथेन का यहाँ पर देखेंगे तो एक हम लेना है, यानी कि n के बराबर एक लेना है, तो एक लेना है तो यहाँ पे एक रख दीजिए, तो हमारा स्ट्रक्चर बनकर आ जाएगा C1H2 इंटू 1+2, ये आ गया, यानी कि ये हो जाएगा CH4, यही होगा ना। अब इसका स्ट्रक्चर अगर बनाना हो तो C को बीच में कर दो, कार्बन कार्बन सॉरी हाइड्रोजन हाइड्रोजन चारों तरफ से कर दीजिए, यही क्या होगा, मीथेन का सूत्र होगा, सॉरी स्ट्रक्चर होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन अब देखिए, क्वेश्चन हमसे यहाँ पर जो पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि मीथेन का सूत्र है, तो मीथेन का ये वाला सूत्र नहीं होगा, क्योंकि इसमें कार्बन कितना होता है, एक होता है। ये भी नहीं होगा क्योंकि डबल बॉन्ड है, मीथेन में तो एन एन जुड़ रहा है, एन किसका है, एल्केन का है, तो यहाँ पर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो हमारा कौन सा होगा डियर स्टूडेंट्स, कौन सा होगा, तो ये ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में सजातीय श्रेणी है। डियर स्टूडेंट, सजातीय श्रेणी को पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है और उतना मुश्किल भी नहीं होता है। देखिए, सजातीय श्रेणी जो भी होता है उसमें ज्यादा फर्क नहीं होता है, उसमें बस CH2 का फर्क होता है, कितने का, CH2 का फर्क होता है। अगर हम बात करें, कहें CH2 का फर्क का मतलब क्या है, तो इसमें द्रव्यमान, जो भी द्रव्यमान है वो 14 MU का फर्क होता है। तो सबसे पहले हम इसका द्रव्यमान पता करें, इसका द्रव्यमान पता करेंगे, तो कार्बन का जो भी हमारा भार होता है वो होता है 12, एक कार्बन का। यहाँ दो कार्बन है, तो दो कार्बन है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24, और 24 हाइड्रोजन का एक होता है, तो 4 से गुणा करा दीजिए, 4 24 4 कितना हो जाएगा, 28। ठीक, और यहाँ पर करिए C का 12, और यहाँ पर मिस्टेक हो गया, डबल 4 हो गया, 12 4 16 16, और यहाँ पर घटाइए कितना हो जाएगा, 12 ही होगा, तो ये हमारा नहीं होगा, पहला तो होगा ही नहीं, पहला हमारा नहीं होगा, याद रखिएगा पहला नहीं हुआ। अब इसी तरह हम दूसरा देखते हैं, दूसरा में देखेंगे तो दूसरा देखिए, यहाँ पर भी हमारा 16 हो गया, और प्लस यहाँ पर 24, 24 और 6 कितना हो जाएगा, 30, 24 और 36 इसमें से घटा दीजिए, तो कितना आ गया हमारा, 14 आ गया। यानी कि ये तो हो रहा है, बी वाला हो रहा है, बी वाला हो रहा है, एक काम में मिल गया, बी वाला हो रहा है, यानी कि बी में जो भी दो तत्व दिया गया है, सॉरी जो भी दो यौगिक दिया गया है, उन दोनों के बीच कितने के द्रव्यमान का अंतर है, 14 का, तभी बन रहा है। सी देखिए, सी हमारा हो जाएगा 24, 24 अच्छा 30, 30 में से आपको घटाना कितना है वो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। 30 में से आपको घटाएंगे यहाँ पर, तो हाइड्रोजन सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, हाइड्रोजन 3 और ये 15, और 15 ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 15 और 16 31, 31 1 32, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए, इसमें भी थोड़ा सा ये दो दो डबल हो गया है, ये मिस्टेक हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, 24 और 24 और 4 कितना हो गया, 28, 28 और ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही इसमें हमारा क्या है, सही है।
अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कहा है कि सजातीय श्रेणी है। सजातीय श्रेणी का डिफिनेशन आपको अभी हम बताएंगे, लेकिन सजातीय श्रेणी बस इतना जान लीजिए कि इससे ये पता चलता है कि दो जो भी यौगिक एक दूसरे के नीचे ऊपर रहेंगे, उनके बीच का जो भी अंतर रहता है वो द्रव्यमान 14 का अंतर होता है। तो केवल बी ही ऐसा तत्व है जिसमें द्रव्यमान 14 का अंतर है। आगे बढ़ते हैं, इतना क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कर लीजिए, इसमें ऑप्शन नंबर सी टिक कर लीजिएगा। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए, इसमें ऑप्शन नंबर बी टिक कर लीजिएगा, क्योंकि अब ज्यादा समझा नहीं सकते हैं इसलिए इसे बस टिक कर लीजिए। अब यहाँ पर फिर वही क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, आपको सजातीय श्रेणी पता करना है। तो सजातीय श्रेणी आप पता कर लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें का लगभग ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आप पता कर लीजिएगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर स्टार्ट होता है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने में कौन सा यौगिक प्रयुक्त होगा। और बताइए यहाँ पर कौन सा यौगिक प्रयुक्त करेंगे। तो हम यहाँ पर NOH प्रयुक्त कर देंगे, बस ये टिक कर लीजिएगा NOH। ठीक, टिक कर लीजिएगा, कर लेंगे, आई होप कि आप कर लेंगे। बाकी इसमें आप लोग ढूंढ लीजिएगा, आप इतना आप क्लियर यहाँ पर करेंगे तो टाइम लगेगा, क्योंकि लेक्चर ये जो है फास्ट लेक्चर चल रहे हैं। अब हम आपको डिटेल्स में थोड़ा ले जाने में हमारा लॉन्ग वीडियो बन जाएगी, हम शॉर्ट में ही सब कुछ खत्म करना चाहते हैं। अब बात करते हैं, सूर्य के प्रकाश एवं प्रहारिम की उपस्थिति में CO2 और H2 के संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है। ग्लूकोज, याद रखिएगा ग्लूकोज। कौन सा यौगिक बनता है, ग्लूकोज। नेक्स्ट, काय कि श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है। देखिए श्रृंखलन का गुण केवल कार्बन में ही पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में एल्काइन है, फिर आ गया यार एल्काइन। एल्काइन सिंपल सा आपको बताएं कि एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होगा, ऑप्शन नंबर बी, बस मार दीजिए। नेक्स्ट, ईंधन तथा औषधियों के रूप में प्रयुक्त होता है एथेनॉल। एथेनॉल का उपयोग जो होता है ईंधन और औषधि दोनों के रूप में होता है। नेक्स्ट, एथेनॉल की सोडियम से अभिक्रिया कराने पर प्राप्त होती है। एथेनॉल की अगर अभिक्रिया सोडियम से कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा। तो सोडियम से अगर आप अभिक्रिया कराएंगे तो जाहिर सी बात है उसमें हमारा H2 गैस निकलेगी। क्या निकलेगी, H2 गैस निकलेगी। यहाँ पर आपका मिस्टेक हुआ है, क्या यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, C2H4 होगा, यहाँ पर याद रखिएगा मिस्टेक हो गया है, तो ये याद रखिएगा। ठीक, प्रश्न 13 देखिए, ये प्रश्न 50 नहीं है 13 है। प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह होता है, प्रोपेनॉल में कौन सा क्रियात्मक समूह होता है। तो CHO होता है, कौन सा होता है, CHO होता है, याद रखेंगे CHO होता है, CHO होता है, CHO होता है, याद रख लिए CHO होता है, CHO होता है, जिसको एल्डिहाइड भी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। ठीक, ये समझ में आ गया। निम्नलिखित में कीटोन है ओन जिसमें जुड़ता है प्रोपेनोन। देखिए मैं जिस तरह आपको बोल रहा हूँ, कीटोन यानी कि कीटोन ओन, तो इसमें कौन सा ग्रुप आ जाएगा। तो CO का जो होता है ओन होता है, ओन इसमें कौन से में है, प्रोपेनोन में है, बस सिंपल सी बात है, ये तो हो ही गया। नेक्स्ट, 15 नंबर क्वेश्चन की देखिए, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। यार बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन कोई पूछ ही नहीं सकता। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपको जाहिर सी बात है कि ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए, नहीं तो डबल बॉन्ड आना चाहिए। स्ट्रक्चर बना लीजिए, आपको पता चल जाएगा। सबसे पहला तो आपका होगा नहीं, पहला नहीं हो सकता, इसे कट कर दीजिए। दूसरा C और C, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दीजिए और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, देखिए 2 हाइड्रोजन 2 कार्बन, ठीक है। तो ये तो हमारा फॉलो कर रहा है। तीसरा देखिए C, अगर हम यहाँ पर 6 कार्बन को एडजस्ट करें, 6 को, एक इधर और एक इधर, और बताओ इसमें डबल बॉन्ड आपको कहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा है ना। अगर आपको ये नहीं दिख रहा है डियर स्टूडेंट्स, तो जाहिर सी बात है कि हमारा 2 इसमें से खत्म हो गया, C भी खत्म हो गया, और ये C3H8 ये तो ऐसे ही खत्म हो गया।
तो ये होगा ही नहीं, तो डी भी नहीं, ये नंबर आपका ऑप्शन सही है। ये क्लियर कर लेंगे ना, आई होप कि ये क्लियर कर लेंगे कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। ए नंबर कौन सा ऑप्शन सही है आपका इसमें, ए नंबर। क्लियर। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सी एच ओ आ गया। सी एच ओ ग्रुप में कौन सा इसमें अनुलग्न जुड़ता है, तो बात कर लेते हैं सी एच ओ। तो सी एच ओ में एल जोड़ता है, क्या जोड़ता है, एल। ब्यूटेनल, देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ब्यूटेनल, ब्यूटेनॉल और 2 मेथिल प्रोपेनॉल। देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताऊं, सिंपल सा समझाऊं तो देखिए, सबसे पहले आपको ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल कहा है तो ब्यूटेनॉल के लिए कितने कार्बन होने चाहिए, 4। अब पहला हमारा टॉपिक जो कहा है ब्यूटेनॉल, इसके लिए 4 कार्बन होना चाहिए, लेकिन श्रृंखला में 4 कार्बन कहाँ है, श्रृंखला में रहेगा तभी तो हम कर सकते हैं, ये तो सॉरी, इस सीरीज में 4 कार्बन होना चाहिए, नहीं है, ये तो श्रृंखला में हो गया, तो ये पहला नहीं होगा, हटा दीजिए, पहला नहीं होगा, पहला नहीं होगा। दूसरा, ब्यूटेनॉल हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं, सीओचओ जुड़ा है तो एल जुड़ना चाहिए, जो कि ये अब ए नंबर में जुड़ा है लेकिन है नहीं है, तो ये भी हमारा बी भी नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे टारगेट करना है, ए खत्म, बी खत्म, और देखिए सी भी खत्म, डी भी खत्म। प्रोपेनॉल जुड़ा है यार, ऑल जुड़ा है, ऑल, ऑल किसका होता है, ऑल आपको बता दें, ऑल किसका होता है, तो ऑल ओएच का होता है, ओएच एल्कोहल जो होता है, तो इसलिए हमारा सी सब सी सही है। बाकी एपीसी नाम आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन आपको मैं एक कैसे बहुविकल्पी प्रश्न को हैंडल करना है वो बताया हूँ, इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। हाँ, अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारा आता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला ही प्रश्न हमारा यहाँ पर देख सकते हैं, पहला प्रश्न हमारा दिखाई देता है कि ज्वलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ज्वलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या हाइड्रोकार्बन की ज्वलन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ज्वलन का आशय क्या है, तो ज्वलन का आशय है कि पदार्थ को वायु की अधिक मात्रा में गर्म करना। हाइड्रोकार्बन के ज्वलन में यौगिक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में तथा हाइड्रोजन जल में ऑक्सीकृत हो जाती है तथा प्रकाश और ऊष्मा की उच्च मात्रा निष्कासित होती है। जैसे जैसे इसका रिएक्शन आप समझते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा मीथेन है और ऑक्सीजन, इन दोनों का क्या किए, मीथेन को ऑक्सीजन में क्या कर रहे हैं, दहन कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो ये किस में टूट रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में और जल में, और प्रकाश प्लस ऊष्मा इसमें से बाहर निकलेगी। ठीक वैसे ही एथेन को देख लेंगे, एथेन को देखेंगे तो ये भी हमारा टूट रहा है, और इसमें से क्या निकल रहा है, प्रकाश और ऊष्मा बाहर निकल रहा है। एथीन भी हो गया, एथाइन भी हो गया, आपका यहाँ पर बहुत सारा है, आपको देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर तो पूरा दिखा नहीं सकते हैं, इसलिए आप इसमें से कोई एक लिख दीजिए, इतना तो क्लियर हो गया होगा, आप कोई भी एक लिख दीजिए, ये नहीं है कि आपको सभी लिखना है, कोई एक लिख दीजिए, सबको लिखने की जरूरत नहीं है। आई होप कि क्लियर हुआ, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाँ, थोड़ा सा और एक चीज बता रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना, अगर वायु या ऑक्सीजन की अधिकता में वो जो जलता है वो कैसे जलता है, नीली ज्वाला के साथ जलता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पीली ज्वाला के साथ जलता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साबुन के निर्मलीकरण प्रक्रिया टिप्पणी लिखिए। साबुन की निर्मलीकरण प्रक्रिया समझते हैं। साबुन की निर्मलीकरण प्रक्रिया क्रिया या मिसल अवधारणा उसी को बोलते हैं। साबुन तथा अपमार्जक में दो साबुन तथा अपमार्जकों में दो भागों में होते हैं जिनके गुण भिन्न होते हैं। पहला, एक लंबी हाइड्रोकार्बन पूछ, यह भाग अध्रुवीय होता है तथा जल में अघुलनशील होता है, लेकिन तेल तथा ग्रीस में घुलनशील होता है, यह भाग जल विरोधी होता है। एक ऋणावेशित शीर्ष है, यह भाग ध्रुवीय तथा जल में विलय होता है, इसे जल स्नेही भाग कहते हैं। जब साबुन के अणु जल की सतह पर होते हैं तो इनकी हाइड्रोकार्बन पूंछ जल में अविलय रहती है, जिससे साबुन का अणु जल की सतह की ओर तथा इसका ऋणावेशित ध्रुव भाग शीर्ष जल में रहता है, तथा अध्रुवीय अध्रुवीय जल विरोधी हाइड्रोकार्बन पूंछ जल की सतह से बाहर निकला हुआ होता है, जैसे यहाँ पर समझ सकते हैं, यहाँ पर देखिए
इससे आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए ये जल विरोधी पूंछ है जो कि जल से बाहर है, और ये जल इस नई शीर्ष है जो कि जल में है। तो इसे समझ सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा जल्दी खत्म कर दिया हूँ, तो इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। आगे आपसे कहा है कि निम्नलिखित यौगिक का संरचनात्मक सूत्र लिखिए और एथेनोइक अम्ल, मिथेनॉल और वन क्लोरोप्रोपेन और नाइट्रोमेथेन। सबसे पहला हम बात करते हैं एथेनोइक अम्ल। देखिए एथेनोइक अम्ल में क्या होता है, तो इसमें जो बॉन्ड जुड़ता है वो हमारा COOH जुड़ता है। एथेनोइक अम्ल में कौन सा बॉन्ड जुड़ता है? COOH। मतलब समझिए, एक कार्बन है तो यहाँ पर H और H हो गया, और यहाँ पर H। एक हमारा इसमें क्या जुड़ेगा? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में क्या जुड़ना है? ओइक का। ओइक का अम्ल का जुड़ना है, तो हमारा O होता है COH। बस यही आपका बन गया एथेनोइक अम्ल, जिसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। पहला यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, ऐसे भी दिखा सकते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब हम आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़े तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे? एक मिनट, एक मिनट। हाँ, अब यहाँ पर हम आगे बढ़े तो हमारा दूसरा क्या है? मिथेनॉल। मिथेनॉल, मिथेनॉल, मिथेनॉल। यार बहुत इजी है, ये तो कर लेना ही चाहिए। मिथेनॉल एल जुड़ा है ना? एल किसका होता है? CHO का होता है। एक ही तो हाइड्रोजन की जरूरत है यार, तो इसका हो जाएगा हमारा HHCHO। यही तो इसका होगा। इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहोगे तो लो बना दे रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर भी बना दे रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, C और यहाँ पर एक H इधर कर देंगे, और बस यही स्ट्रक्चर होगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 ये है। और ठीक वैसे ही हम बात करते हैं नेक्स्ट। 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन की भी देख लेते हैं। तो 1 क्लोरोप्रोपेन क्या होगा? हाँ, 1 क्लोरोप्रोपेन, वन यानी कि क्लोरीन। क्लोरीन हमारा 1 पर होना चाहिए। पहले प्रोपेन का है ना, प्रोपेन, प्रोपेन, प्रोपेन यानी कि 3 कार्बन होना चाहिए। 1 2 3 हो गया। बस यहाँ पे एक क्लोरीन जोड़ दो, बस हो गया। इधर सब ऑक्सीजन को ऐसे पूरा कर दो, ऐसे ऐसे पूरा कर दो। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पूरा कर दो। बस यही स्ट्रक्चर है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 आपको दिखाई देगा। ये आपका स्ट्रक्चर है। ठीक वैसे ही आपका चौथा भी है, आप कर ले जाएंगे। तो इसलिए आपको ये 4 नंबर जो है वो आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। 4 नंबर आपके लिए छोड़ रहे हैं, ठीक ना? तो आई होप कि आप ये कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये वीडियो थोड़ा लंबी जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा कहा है कि निम्नलिखित यौगिक का IUPAC नाम लिखिए। भाई पहला तो ऐसे ही दिख रहा है, अभी तो आपको बताए हैं। और इसमें जो जुड़ा है क्या, कौन सा ग्रुप CHO जुड़ा है, और इसमें क्या जुड़ता है? अल। और कार्बन कितना है? एक है। एक यानी कि मेथ हो जाएगा, मेथ में एल जोड़ देंगे तो मेथेनॉल, मेथेनॉल पहला हो गया। इसमें हमारा देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड है, जो डबल बॉन्ड है तो इधर से गिनती करेंगे, यहाँ से एक, एक दो, एक दो और एक, इसमें कार्बन 3, यानी कि 3 कार्बन है, तो ये हो जाएगा कि 1 पर हमारा क्या है? 1 पर ही तो हमारा ये है। 1 इन प्रोप भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रोपिन 1 लिख दीजिएगा, या फिर इसका सिंपल सा नाम प्रोपिन लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना? आई होप कि ये कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं कार्बन की संयोजकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कार्बन की संयोजकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर मैं ऑलरेडी लिखा हूँ। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इसका कारण यह है कि कार्बन परमाणु की बाहरी कक्ष में बाहरी कक्ष में बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए कलर यहाँ पर चेंज कर लें।
हाँ, इसे अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। यानी कि कोई भी तत्व हम लोग जानते हैं कि अष्टक पूरा करना चाहते हैं, और कोई भी तत्व अष्टक पूरा करना चाहता है तो जाहिर सी बात है अष्टक पूरा करने के लिए कार्बन के बाध्यतम कोश में 4 तो होते ही हैं, लेकिन 4 और की जरूरत पड़ेगी। तो 4 और की आवश्यकता होती है, इसलिए कार्बन 4 सहसंयोजक बंध बनाता है, यानी ऑक्टेट संरचना को पूरा करता है। कार्बन की यह विशेषता इसे एक अद्वितीय तत्व बनाती है, क्योंकि यह अपने 4 बंधों के माध्यम से विभिन्न तत्वों जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ लंबी श्रृंखला चक्रीय जटिल संरचनाओं का निर्माण कर सकता है। यही कारण है कि कार्बन कार्बनिक यौगिक के निर्माण का आधार है। इतना क्लियर हुआ? आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है सजातीय। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है क्वेश्चन, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सजातीय श्रेणी और कार्बन की सर्वतोन्मुखी प्रकृति। सजातीय श्रेणी क्या है? एक सजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिकों की एक श्रेणी होती है जिनमें समान क्रियात्मक समूह होते हैं और इनके रासायनिक गुण समान तथा 2 क्रमागत सदस्यों के मध्य CH2 अथवा 14 MeU का निश्चित अंतर होता है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हम बी नंबर देखते हैं। तो बी नंबर में लिखेंगे कि कार्बन एवं सर्वतोन्मुखी तत्व है जो निम्नलिखित कारणों से सिद्ध होता है। संसार में सभी जीवित प्राणी कार्बनिक यौगिक से बने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, हार्मोन और न्यूक्लिक अम्ल आदि को देख लीजिए। हमारे दैनिक जीवन में हम जो भी वस्तुएं उपभोग खर्च करते हैं वो सभी कार्बन के यौगिक होते हैं, जैसे खाने का सामान, कपड़े आदि। कागज, प्लास्टिक, रबड़, चमड़ा आदि भी कार्बन के ही यौगिक हैं। पदार्थ जैसे साबुन, अपमार्जक दवाएं, ये सभी क्या है? कार्बन के ही यौगिक हैं। नेक्स्ट, तो डियर स्टूडेंट्स इतना ही। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे आगे। तो आज इतना ही रखते हैं।